हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमने इनकम टैक्स की एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है। ये सीरीज़ बहुत यूज़फुल है जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट में, या जो लोग यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारा 14 सैम्पल पेपर है। पहला क्वेश्चन कहता है, एक्स कंपनी लिमिटेड ने राम से एक शोरूम 30,000 के मासिक किराए पर लिया। कंपनी वित्तीय वर्ष 23-24 में उद्गम स्थान पर कर की कटौती करेगी, कितनी करेगी आपको बताना है। तो बेसिकली क्या है, एक कंपनी है, ध्यान दीजिएगा, एक कंपनी है, उन्होंने एक इंडिविजुअल से एक शोरूम किराए पे लिया है और उसका किराया है 30,000 रुपया महीना। 30,000 रुपया महीने से मतलब होता है एक साल का किराया हो गया 3,60,000 रुपये, यानी किराए की रकम 2,40,000 से ज़्यादा हो गई। अगर किराए की रकम 2,40,000 से ज़्यादा होती है तो 194I ये सेक्शन है, और इस सेक्शन के तहत 10% टीडीएस काटा जाता है। प्लांट मशीन पे तो 2% है और बाकी सारी चीज़ों पे 10% टीडीएस है। और 10% मतलब 10%, कोई इसके अंदर आपको 4% का और एडजस्टमेंट नहीं करना। तो 3,60,000 का सिंपली 10% के तहत 36,000। तो जब भी कंपनी इस इंडिविजुअल को किराया देगी तो टीडीएस काटा करेगी। जैसे अगर आप एक रफ आइडिया बता दो, जैसे 36,000 साल का काटना है तो हर बार किराए में से 3,000 रुपये टीडीएस काट लिया जाएगा। यानी 30,000 रुपये किराया है, आप समझ रहे हैं टीडीएस का मतलब क्या होता है। तो 27,000 रुपये राम को दिए जाएंगे और 3,000 रुपये गवर्नमेंट को जमा करा देगी ये कंपनी एक्स कंपनी लिमिटेड। अपना टीडीएस का रिटर्न फाइल करते हुए 3,000 रुपये गवर्नमेंट को जमा करा देगी। तो 36,000 का आंसर रहा। थोड़ा सा इसका नियम और देख लीजिए, 194I ये सेक्शन है। प्लांट इक्विपमेंट और मशीन किराए पे दिया जाए तो 2% टीडीएस होता है, बाकी सब मामलों में 10% टीडीएस होता है। इसमें मॉनेटरी लिमिट पहले 1,80,000 होती थी, ये बात है 2018-19 तक। लेकिन 2018-19 के बाद तो अब काफ़ी साल हो गए, 6-7 साल हो गए। अब 2,40,000 से ज़्यादा किराया हो तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। और टीडीएस वैसे काटता कौन है? कंपनीज काटती है, फर्म्स काटती हैं, या वो सभी लोग जो ऑडिटेड पर्सन हैं, जितने भी लोग ऑडिटेड हैं वो टीडीएस काटते हैं। किस आय पर धारा 80G की कटौती नहीं दी जा सकती? अगर कोई व्यक्ति सैलरी से इनकम कमाता है तो बाद में वो 80G का डिडक्शन ले सकता है डोनेशन देकर। अगर किसी व्यक्ति की हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो नीचे डोनेशन देकर वो 80G का बेनिफिट ले सकता है। अगर किसी व्यक्ति को LTCG हुआ है तो उससे बचने के लिए वो 80G का बेनिफिट नहीं ले सकता। अगर किसी व्यक्ति को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो बाद में वो भी डोनेशन देके 80G का लाभ ले सकता है। कहना ही चाहता हूँ, और आपको एक नियम सिंपल सा याद होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप 80C से लगाकर 80U तक के जितने भी डिडक्शन हैं वो डिडक्शंस आप LTCG में से नहीं ले सकते। 111A का जो प्रॉफिट होता है उसमें से नहीं ले सकते, कैजुअल इनकम में से नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसका आंसर LTCG रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। इसके बाद है राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम। किस नियम के तहत टोटल इनकम को राउंड ऑफ किया जाता है? वैसे 10 रुपये तक राउंड ऑफ किया जाता है, इसका नियम है 288A। तो ये पहला आपका बी के साथ जाके मैच हो जाएगा। फेल्योर टू अप्लाई पेन, अगर आपने पेन नंबर के लिए अप्लाई नहीं किया तो आप गलती कर रहे हैं, आपके ऊपर 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। 139A के तहत ये नियम है कि आपको पैन नंबर के लिए अप्लाई करना होगा, जिन बताई जगहों पे है वहाँ कोट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो धारा 272B के तहत आपके ऊपर 10,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट बताती है कि स्टेट को अधिकार होगा कि वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है। यानी याद रखिएगा, कृषि आय पे कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, वैसे इनकम टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, लेकिन एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाने का अधिकार स्टेट को दिया गया है, राज्य को दिया गया है। तो ये आपका तीसरा जाके ई के साथ मैच हो जाएगा। इसके बाद चौथा कहता है रिबेट। रिबेट का सेक्शन सिंपल है, रिबेट दी जाती है सेक्शन 87A में, चाहे ओल्ड रिजीम हो चाहे न्यू रिजीम हो, रिबेट आपको सेक्शन 87A के तहत मिलती है। कोटिंग ऑफ आधार नंबर, आधार नंबर कोट करना पड़ेगा, इनफैक्ट आधार नंबर को पैन नंबर के साथ लिंक करना पड़ेगा। ये बात है 139AA में, याद रखिएगा। 139A इज़ अबाउट पैन एंड 139AA इज़ अबाउट आधार, और आधार को आपको पैन के साथ लिंक करना पड़ेगा, ये ज़रूरी हो गया है। तो ठीक है, आप आंसर देख लीजिएगा। ये मैच द फॉलोइंग,
जैसे मैंने बताया पहले का बी, वैसे 4 ऑप्शन आएंगे, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जगह कम है, पहले बी, दूसरा डी, तीसरा ई, चौथा ए, और पांचवा जो अपन ने लिखा नहीं था, दैट वाज कोटिंग ऑफ आधार नंबर विच वाज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 139AA, तो ये फिफ्थ का सी हो गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नियोक्ता के लिए शिक्षा की लागत 1200 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा है। कर्मचारी के लिए बच्चे की निःशुल्क शिक्षा के लिए कर योग्य मूल्य होगा। आप समझिएगा क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है रवि, ठीक है। रवि नौकरी करता है एक टेक्सटाइल कंपनी में, एक कपड़े की कंपनी है, वहाँ पे वो काम करता है। ये कंपनी इतनी अच्छी है कि वो रवि के बेटे की शिक्षा देती है। कैसे देती है, मान लेते हैं कि इनका एक उसका स्कूल है, यानी कंपनी कपड़े का काम तो करती ही है, लेकिन इनका खुद का एक स्कूल है, ठीक है। और इस स्कूल में रवि का बेटा फ्री में पढ़ता है। अब कहानी सुनना, अगर रवि का बेटा, मान लीजिए कि ये शहर है भिलवाड़ा, मान लीजिए, ठीक है, तो मान लेते हैं कि रवि का बेटा वैसी ही भिलवाड़ा की किसी और स्कूल में जाता, मान लेते हैं जाता, तो उसका 1500 रुपया प्रति महीने लगता, ठीक है। 1500 रुपये प्रति महीने लगता, यानी 1000 रुपया महीने से ज़्यादा लगता। मेन ये कंडीशन है कि अगर एम्प्लॉय का बच्चा वैसी ही किसी स्कूल में जाता और वहाँ 1000 रुपये से ज़्यादा लगता, तो फिर टैक्सेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो ठीक है, अब यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे जो सेठ जी हैं, सेठ जी का 1200 रुपया प्रति महीने का खर्चा आ रहा है, यानी रवि का बच्चा वहाँ जा रहा है और 1200 रुपये प्रति महीने का खर्चा एक तरह से स्कूल उसके ऊपर कर रहा है, तो ये रवि के लिए फैसिलिटी मानी जाएगी। इसे कहेंगे शिक्षा की सुविधा या फ्री एजुकेशन फैसिलिटी, और ये फैसिलिटी टैक्सेबल नेचर की है, सो टैक्सेबल होगा। तो कितना टैक्सेबल होगा, पूरा 1200 रुपये प्रति महीना। 1000 रुपये प्रति माह एक कंडीशन है जो पूरी होनी चाहिए। अगर मतलब अगर एम्प्लॉयर का खर्चा 1000 रुपये महीने से कम हो रहा होता, या पड़ोसी स्कूलों में शिक्षा की लागत 1000 रुपये से कम होती, तो फिर टैक्सेबिलिटी क्रिएट नहीं होती। लेकिन 1000 रुपये से ज़्यादा है तो फिर पूरा अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल होगा। मैं आपको इसका नियम पढ़ा देता हूँ ताकि आपको और तसल्ली रहे। ये सारे नियमों के लिए आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF कहाँ मिलेगी आपको, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो फिर आप हमारे बताए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके भी ले लीजिएगा। अब क्या कहता है, एजुकेशन फैसिलिटी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय। नियम पूरा पढ़ते हैं। नियोक्ता द्वारा संचालित या प्रबंधित शिक्षण संस्थान में सुविधा, मतलब स्कूल कैसा हो, जो एम्प्लॉयर का हो, या तो वो उसको मैनेज करता हो या कंट्रोल करता हो या ऑपरेट करता हो। यदि कोई शिक्षण संस्थान, मतलब स्कूल सरल शब्दों में, यदि कोई शिक्षण संस्थान, स्कूल कॉलेज हो सकता है, नियोक्ता द्वारा संचालित की जाती हो और इस शिक्षण संस्थान में कर्मचारी के परिवार का कोई भी सदस्य निःशुल्क शिक्षा लेता हो, तो कर्मचारी के लिए ऐसी सुविधा का मूल्य ऐसे ही क्षेत्र में शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने पर जो लागत आती उसके बराबर होगी, है ना। इसको ये क्वेश्चन में चाहे तो ये सूचना भी दे सकते थे कि रवि का बच्चा ऐसे ही किसी और स्कूल में जाता तो वहाँ कितनी लागत आती, ठीक है। और वैसे अगर क्वेश्चन में कहीं दे दिया जाए कि कर्मचारी से इतनी राशि वसूल कर ली गई, तो उतनी राशि सुविधा में से हटा दी जाएगी, ठीक है। और एक बात ये याद रखिएगा, यदि उक्त सुविधा पर नियोक्ता का व्यय 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो तो फिर ये पूर्णतः कर मुक्त होगा। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि ना, मान लीजिए कि बच्चे के ऊपर 1400 रुपये खर्च हो रहा है तो आप सोचोगे 1000 तक तो कुछ नहीं होगा, 400 टैक्सेबल होगा, ऐसा नहीं। एक बार 1000 को क्रॉस कर गया तो फिर पूरा ही टैक्सेबल होगा। ये इस तरह के कई मामले दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिए हैं कि 1000 रुपये से होने के बाद फिर पूरी ही राशि टैक्सेबल होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर राजू रस्तोगी, राजू रस्तोगी नाम याद आया क्या, 3 इडियट का 3rd इडियट। So, Mr. Raju Rastogi working in ABC Limited was given an interest-free loan on the first day of previous year 15,000 for his medical treatment, not for specified disease, and rupees 25,000 to his son for education. The SBI interest rate on both the loan is 10%. Calculate the value of perquisites in respect of interest-free loan. तो आप समझ रहे हैं कहानी क्या है। राजू रस्तोगी एक कंपनी में काम करता है, कंपनी का नाम है ABC Limited। ये साल के फर्स्ट डे वहाँ गया और वहाँ जाके बोला सर मुझे लोन चाहिए, मुझे बीमारी का इलाज कराना है। हालांकि उसको कोई निर्दिष्ट बीमारी नहीं है, कुछ डिजीज़ के मैं अभी नाम बताऊंगा जो स्पेसिफाइड डिजीज़ कहलाते हैं, कैंसर, एड्स, कार्डियोलॉजी या हार्ट से संबंधित बीमारियां या TB वगैरह। तो कुछ ढंग की या बड़ी बड़ी बीमारियां हो, तो ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए अगर
फ्री लोन मिलता है। फ्री लोन मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन, ऐसा लोन जिसमें ब्याज नहीं लगेगा। तो अगर निर्दिष्ट बीमारियों के लिए, स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए अगर लोन मिलता है तो फिर वो फैसिलिटी टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन राजू रस्तोगी को ऐसी कोई बीमारी नहीं है, पहली बात तो ये। लेकिन अगर ये 15,000 का ही लोन होता तो भी क्वेश्चन में टैक्सेबिलिटी क्रिएट नहीं होती, अराइज नहीं होती। रीज़न 20,000 तक का लोन एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन इसने क्या किया, 15,000 के बाद 25,000 का लोन इसने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए भी ले लिया, तो कुल लोन राशि हो गई 40,000 रुपये। तो अब कुछ लोग सोचते हैं कि सर पहला लोन तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि वो 20,000 से कम है, एंड दूसरा लोन टैक्सेबल हो जाएगा, केवल उसी का निकालेंगे। यही समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपकी लोन राशि 20,000 को एक्सीड कर गई तो फिर पूरी ही राशि टैक्सेबल होगी। अगर आप ये लोन SBI से लेते हैं, इससे भी ये भी नियम मैं पिछले वीडियो में बताया था कि इंटरेस्ट फ्री फैसिलिटी के लिए जो बेंचमार्क रेट देखी जाती है वो SBI बैंक की देखी जाती है। वो भी कौन सी देखी थी, फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। तो अगर आपने ये लोन SBI बैंक से उठाया होता तो आपको 10% की रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता। तो 40,000 का 10% होता है 4,000 रुपये। तो इस फैसिलिटी का मूल्य 4,000 रुपये माना जाएगा। इसने लिखा है कि नील होगा क्योंकि ना इसमें इंडिविजुअल लोन जो है वो 20,000 से कम है, पर एक लोन तो साफ ही दिख रहा है 20 से ज़्यादा है। एक ने ऑप्शन दिया है 2,500 रुपये, तो शायद इसने 15,000 वाले पे ब्याज नहीं निकाला, केवल 25,000 पे निकाला। किसी ने आंसर 1,000 रुपये निकाला, लेकिन इसका सही आंसर 4,000 रुपये है। राजू रस्तोगी, इसका क्या मतलब होता है कि अगर राजू रस्तोगी की सैलरी मान लीजिए 20,000 रुपये महीना है तो 12 महीने की सैलरी 2,40,000 रुपये होगी। साथ ही इसके अंदर 4,000 रुपये और जोड़ा जाएगा और इसकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 2,44,000 मानी जाएगी। तो जब हम कहते हैं टैक्सेबल, तो टैक्सेबल का मतलब है वो आपकी सैलरी में यानी आपकी आय में जोड़ा जाएगा कर लगाने के उद्देश्यों से। और जब हम कहते हैं एग्जेम्प्ट, तो एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कि वो आपकी आय में नहीं जोड़ा जाएगा। तो आपको ये दो नियम याद रखने हैं। एक तो लोन की राशि 20,000 से ज़्यादा ना हो तो फिर वो जो फैसिलिटी होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। और अगर लोन किसी खास बीमारी जैसे कैंसर, हार्ट से रिलेटेड रोग, किडनी, एड्स, क्षय या TB रोग, इनके लिए लिया गया हो तो फिर वो फैसिलिटी एग्जेम्प्ट होती है। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये MCQ क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 2,000 से भी ज़्यादा MCQ का एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। उस MCQ क्वेश्चन बैंक के कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये करंट असेसमेंट ईयर के मुताबिक हैं। हम हर साल हमारा इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक अपडेट किया करते हैं, तो आपको अपडेटेड MCQ मिलेंगे। दूसरी बात, साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिला करेंगे। साथ ही साथ हमने 50 सैम्पल पेपर भी दिए हैं ताकि आप देख सकें कि आपने कितनी तैयारी की है और तैयारी का लेवल कैसा है। साथ ही साथ 50 वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे ताकि क्वेश्चनों को अप्रोच कैसे करना है वो अप्रोच आपको सीखने को मिले। ये सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में और साथ ही साथ अंग्रेज़ी में भी हैं ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको कर सकें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और UGC नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप फ़ोन पे भी इसे एक्सेस कर सकते हैं और अगर आप कंप्यूटर या अपने लैपटॉप पे भी इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये 2,000 MCQ का क्वेश्चन बैंक हमारे ऐप पे अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, अ पर्सन फॉलोज कैलेंडर ईयर फॉर अकाउंटिंग, फॉर टैक्सेशन ही हैज़ टू फॉलो। एक व्यक्ति लेखांकन के लिए कैलेंडर वर्ष का पालन करता है, कराधान के लिए उसे डैश डैश का पालन करना होगा। अब समझो एक व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति का नाम है गोविंद। गोविंद अपने अकाउंट्स कैसे शुरू करता है, वो जनवरी को अपने अकाउंट शुरू करता है और 31 दिसंबर को अपने अकाउंट्स क्लोज कर देता है। तो जो लोग जनवरी से दिसंबर को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। अब ये चाहता है कि मैं इनकम टैक्स भी जनवरी से दिसंबर के हिसाब से भरूं, यानी मैंने जनवरी से दिसंबर में जो कमाया उसके हिसाब से टैक्स भरूं। तो तेरे कहने से ये नहीं चलेगा। सिमेट्री इस्टेब्लिश करने के लिए सबके लिए एक ही रूल है, वो ये है कि आपको अपने खाते इनकम टैक्स के पर्पज़ से 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च के बीच बनाने होंगे, फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाने होंगे। तो ये कहना कि वो इनकम टैक्स के पर्पज़ से जनवरी से दिसंबर खाते रख पाएगा, गलत है। उसे खाते अप्रैल टू मार्च रखने होंगे, बिल्कुल सही है। तीसरे में कहता है अपनी पसंद के अनुसार, पसंद नहीं चलती। पसंद आपकी अकाउंटिंग ईयर चूज़ करने के मामले में है। आप अकाउंट्स के पर्पज़ से चाहें तो कैलेंडर ईयर अपनाएं, चाहें तो फाइनेंशियल ईयर अपनाएं, चाहें तो दिवाली से दिवाली खाते बनाएं, होली से होली बनाएं, जैसे चाहिए बनाएं। लेकिन इनकम टैक्स के पर्पज़ से एक ही नियम है कि आपके खाते 1 अप्रैल से शुरू होंगे, 31 मार्च को ख़त्म होंगे। लास्ट ऑप्शन ये कहा कि ना वो जनवरी से लेके 31 मार्च तक 15 महीने के खाते बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, 12 महीने के लिए ही खाते बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है,
In which of the following case income of previous year is assessable in the previous year itself? निम्नलिखित में से किस मामले में गत वर्ष की आय गत वर्ष में ही कर निर्धारण योग्य है? देखो जनरल रूल क्या है कि प्रीवियस ईयर में आप इनकम कमाएंगे और असेसमेंट ईयर में उसका हिसाब होगा। और क्लियर बताऊं, प्रीवियस ईयर अगर 23-24 में आप आय कमाएंगे तो उसका टैक्स आपसे 24-25 में वसूल किया जाएगा। जनरल रूल यही है कि गत वर्ष में कमाई गई आय पे कर निर्धारण वर्ष में कर लगता है। लेकिन पांच मामले ऐसे हैं जिनमें अगर प्रीवियस ईयर में आपने इनकम कमाई है तो आपको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना होगा। तो असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, जो लोग भारत छोड़ के जाते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं, जिस वर्ष में आय कमाओगे उसी वर्ष में टैक्स देना होगा। इस चीज़ को एक्सेलरेटेड असेसमेंट बोलते हैं। इस चीज़ को एक्सीलेटर, जैसे ना गाड़ी में होता है ना एक्सीलेटर होता है जिस पे पाँव रखते रखते ही गाड़ी भागती है, हाथों हाथ असेसमेंट हो जाएगा। तो जो लोग, अगर कोई असेसी हमें लगता है कि ये भारत छोड़ के भागने वाला है, बाद में इंडिया में नहीं लौटेगा, हम इससे टैक्स नहीं ले पाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति का एक्सीलरेटेड असेसमेंट होता है। अगर कोई व्यक्ति भारत में रोजगार में है तो उसका नॉर्मल असेसमेंट होता है। अगर कोई व्यक्ति इलीगल बिजनेस कर रहा है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका नॉर्मल असेसमेंट होगा। एक व्यक्ति जो एनजीओ या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चला रहा है उसका भी नॉर्मल असेसमेंट होगा। तो इसने पूछा था किस मामले में एक्सीलरेटेड असेसमेंट होगा, यानी प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगेगा। ऐसा किस मामले में होगा? ऐसा होगा अगर कोई व्यक्ति भारत छोड़ के जा रहा है तो। ठीक है, आपको ये 5 मामले याद रखने हैं जो एक्सीलरेटेड असेसमेंट के मामले हैं। अगर कोई नॉन रेजिडेंट व्यक्ति शिपिंग बिजनेस में है, अनिवासी होना चाहिए, और अगर वो शिपिंग बिजनेस में है भारत से, अभी अगला क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर तब बात कर लेंगे, तो उसका ये वाला असेसमेंट होगा, स्पेशल असेसमेंट बोलेंगे, है ना। और अगर कोई बंदा भारत छोड़ के भाग रहा है तो सेक्शन 174 कहता है इसके ऊपर हाथों हाथ टैक्स लगाओ। अगर कोई एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई बीओआई है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई एजीपी है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अगर वो किसी खास उद्देश्य से लिए बनाए गए हैं और फिर वो तुरंत समाप्त कर दिए जाएंगे तो उससे भी आप तुरंत कर वसूल कर सकते हो, हाथों हाथ उसी वर्ष में कर ले सकते हो। अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति बेच रहा है और संपत्ति बेचने का उद्देश्य ये है कि वो टैक्स बचाना चाहता है या टैक्स की चोरी करना चाहता है, तो उसका तुरंत असेसमेंट हो सकता है। और अगर कोई व्यक्ति अपना व्यापार बंद कर रहा है तो उसका असेसमेंट भी उसी वर्ष में होगा। ठीक है, तो ये आपको धारा 172 से लेकर 176 में वो 5 मामले बताए गए हैं जिनमें एक्सीलरेटेड असेसमेंट होता है। ठीक है, अभी 2-3 क्वेश्चन लगातार इसके ऊपर ही आएंगे। निम्नलिखित मामलों में से किस मामले में मूल्यांकन अधिकारी को विवेकाधिकार है कि वो गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में ही कर वसूली कर ले या फिर कर वसूली कर निर्धारण वर्ष में करे? ये जो अभी आपने 5 केस पढ़े ना, सुनिएगा एक बार मैं इस बताता हूँ। ये 5 केस है ना, इनमें से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन 4 केस में असेसिंग ऑफिसर आपका प्रीवियस ईयर का असेसमेंट प्रीवियस ईयर में ही पूरा कर लेगा, यानी वो असेसमेंट को डिले नहीं कर सकता। लेकिन ये जो पांचवा मामला है जिसमें असेसी ने अपना व्यापार बंद कर दिया है, उसमें एओ को ये जो असेसिंग ऑफिसर है उसको डिस्क्रिएशनरी पावर दिया गया है, उसको ये विवेकाधिकार दिया गया है कि वो चाहे तो इस व्यक्ति का असेसमेंट प्रीवियस ईयर में ही कर ले और चाहे तो इस व्यक्ति का असेसमेंट ईयर में करे। यानी 5वें के अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन है या गुंजाइश छोड़ी गई है। तो इन्होंने यही पूछा है किस मामले में मूल्यांकन अधिकारी को विवेकाधिकार दिया गया है। तो मैं आपको वापस क्वेश्चन बोलता हूँ, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, शिपिंग बिजनेस में है, तो उसका एक्सीलरेटेड असेसमेंट होगा, हाथों हाथ असेसमेंट होगा। किसी खास मकसद से बनाया गया एओपी या बीओआई का असेसमेंट जो है वो भी हाथों हाथ होगा, एक्सीलरेटेड होगा। अगर किसी व्यक्ति ने कर से बचने के लिए कोई व्यक्ति संपत्ति को ट्रांसफर करने वाला है, ऐसी संभावना है, तो उसका भी एक्सीलरेटेड असेसमेंट होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति व्यापार बंद कर रहा है तो उसका एक्सीलरेटेड असेसमेंट भी हो सकता है, नॉर्मल असेसमेंट भी हो सकता है। ये विवेकाधिकार या ये पावर डबल ए हो गया, अपने एओ को दिया गया है। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर को दिया गया है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन कहता है इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट इंगेज इन शिपिंग बिजनेस -% ऑफ फ्रेट पेड और पेबल टू द ओनर और चार्टर शैल बी डीम्ड टू बी टोटल इनकम। देखिए, अगर कोई जहाज है
जिस जहाज़ का मालिक जो है वो नॉन रेजिडेंट है। अब अगर वो जहाज़ भारत से यात्री लेता है, माल लेता है, डाक लेता है या पशु लेता है, यानी इनमें से कुछ भी उठाता है और मान लीजिए 2 लाख रुपए भाड़ा कमाता है, तो 2 लाख रुपए के भाड़े का 7.5%, 2 लाख का 7.5% होता है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये उसकी इनकम मानी जाएगी, यानी जितना भाड़ा उसने कमाया उस भाड़े का 7.5% उसकी आय मानी जाएगी। और फिर उसके ऊपर जो टैक्स बनता होगा तो बनेगा और लिया जाएगा। तो आपको 7.5% का नियम याद रखना है। तो दो बातें हैं, नॉन रेजिडेंट शिपिंग ओनर के लिए एक तो एक्सीलरेटेड असेसमेंट होगा, जहाज छोड़ने से पहले उसका टैक्स का हिसाब होगा जो भी बनता हुआ होगा, और कितना बनेगा, तो इसमें नियम है कि जितना भाड़ा उसने कमाया उसका 7.5% इनकम माना जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने अभी आपको छोटी रकम बताई। जहाजी भाड़े बड़े बड़े होते हैं तो फिर इनकम टैक्स भी, मतलब इनकम भी अच्छी होगी, फिर टैक्स भी अच्छा बनेगा। चलिए आगे देखो। सामान्य नियम यह है कि गत वर्ष की आय पर संबंधित कर निर्धारण वर्ष में कर लगता है। सही बात है, प्रीवियस ईयर में आय कमाई जाती है और उसका जो रिलेटेड असेसमेंट ईयर होता है उसमें टैक्स लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस नियम का अपवाद है? ठीक है, तो अगर नया बिजनेस सेटअप किया गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नया बिजनेस सेटअप किया गया है तो प्रीवियस ईयर में सेटअप होगा, असेसमेंट ईयर में टैक्स लगेगा, यानी नॉर्मल असेसमेंट। अगर आय का नया स्रोत सेटअप किया गया हो, मतलब किसी नए सोर्स से इनकम कमाई जा रही हो, तो भी यही नियम है, प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई जाएगी, असेसमेंट ईयर में टैक्स लगेगा, यानी नॉर्मल असेसमेंट होगा। अगर कोई व्यक्ति शिपिंग बिजनेस में लगा हुआ है तो मैंने बताया उसका एक्सीलरेटेड असेसमेंट होगा। अगर कोई व्यक्ति कैजुअल इनकम कमाता है तो प्रीवियस ईयर में कैजुअल इनकम कमाएगा, असेसमेंट ईयर में उसका हिसाब होगा। तो यहाँ पे भी नॉर्मल असेसमेंट है। तो केवल अगर कोई नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस में लगा हुआ है तो उसका एक्सीलरेटेड असेसमेंट होगा, यानी ये अपवाद है। If any advance money received by the assessee under the agreement of transfer which could not be matured is forfeited before 1st of April 2014, then such money shall, यदि हस्तांतरण के समझौते के तहत निर्धारिती द्वारा प्राप्त कोई अग्रिम धन जो सौदे के परिपक्व न हो पाने के चलते 1 अप्रैल 2014 से पहले जब्त कर लिया जाता है, तो ऐसे जब्त धन का क्या होगा? 4 ऑप्शन आएंगे आपके सामने। कहानी समझ लीजिए, एक्स है, एक्स अपनी प्रॉपर्टी वाई को बेचना चाहता था। ठीक है, इन दोनों के बीच में सौदा हो गया, सौदा 30 लाख रुपए का हुआ। वाई ने 2 लाख रुपए एडवांस दिए और वाई ने कहा बाकी के मैं आपको 3 महीने के अंदर दे दूंगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो आप समझ रहे थे एक सौदा हो रहा था और सौदे की इंटेंशन को दिखाने के लिए इन लोगों ने आपस में साई बोलते हैं हिंदी में, साई या एडवांस मनी या बयाना राशि, 2 लाख रुपए इन्होंने आपस में एक्सचेंज किए थे। वो 2 लाख रुपए वाई ने एक्स को दिए थे। अब बाकी रकम हो सकता है वो दे नहीं पाया या उसका बाद में मन बदल गया, कुल मिला के सौदा आगे जाके पूरा नहीं हुआ, तो एक्स ने ये 2 लाख रुपए दबा लिए। मोटे तौर पे 2 लाख रुपए इनकम है, लेकिन 1 अप्रैल 2014 से पहले इस 2 लाख का ट्रीटमेंट अलग होता था, और अगर ये रकम 1 अप्रैल 2014 के बाद वसूली गई है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता था। अब पहले क्या होता था मैं वो बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में भी वही पूछा है कि पहले क्या होता था। अब सपोज करो जिस बिल्डिंग को बेचने का समझौता अभी हुआ था वो बिल्डिंग एक्स ने मान लेते हैं 18 लाख में खरीदी थी, यानी एक्स की एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज जो थी वो 18 लाख थी। अब फ्यूचर में एक्स ने ये सौदा अगर मान लीजिए जेड को किया, एक्स ने फ्यूचर में सौदा जेड को बेचा, तो उस समय टैक्स निकालने के पर्पज से, कैपिटल गेन निकालने के पर्पज से इसकी जो कॉस्ट है वो 2 लाख रुपए घटाने के बाद इंडेक्स की जाएगी, यानी इसकी जो कॉस्ट ऑफ परचेज मानी जाएगी वो 18 लाख है, लेकिन 18 लाख में से 2 लाख रुपए घटाते हुए इसकी कॉस्ट को 16 लाख रुपए माना जाएगा, और 16 लाख रुपए की कॉस्ट को फिर इंडेक्स किया जाएगा। इंडेक्स कैसे करते हैं वो आप जानते हैं, ऊपर ट्रांसफर ईयर का इंडेक्स नंबर आता है, नीचे परचेज ईयर का इंडेक्स नंबर आता है, लेकिन जिस कॉस्ट का इंडेक्सेशन होगा उसे घटा दिया जाएगा। तो मैं अब क्या कहना चाहता हूँ, नियम ये है कि 1 अप्रैल 2014 से पहले अगर किसी एसएससी ने अगर कोई एडवांस मनी फॉरफिट की है तो कैपिटल गेन निकालते समय इंडेक्सेशन करने से पहले ऐसी कॉस्ट को फॉरफिटेड मनी से घटा दिया जाएगा। अब ऑप्शन में देखो,
इसे अदर सोर्स की इनकम माना जाएगा, गलत है। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कम किया जाएगा, लेकिन लिखा हुआ है इंडेक्सेशन करने के बाद। सी ऑप्शन में लिखा है कि इंडेक्सेशन करने से पहले ऐसी कॉस्ट को कम कर दिया जाएगा, फिर इंडेक्सेशन किया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर सी रहने वाला है। चौथे में वैसे लिखा था कि इसका कुछ कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, सी इसका सही है। अब इसके बाद नया नियम क्या आया, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, वापस एक बार पढ़ लो। यदि स्थानांतरण के समझौते के तहत निर्धारित ने कोई अग्रिम धन प्राप्त किया था, सौदा परिपक्व नहीं हुआ और उसे जब्त कर लिया गया, लेकिन ये काम कब हुआ, 1 अप्रैल 2014 के बाद हुआ, तो अब रूलिंग आसान कर दी गई है। अब आपको अपनी कॉस्ट को प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई पैसा जब्त किया है तो उसे अदर सोर्स की इनकम माना जाएगा। जी हाँ, ये टैक्सेबल अमाउंट है। आपने सौदे होने के चलते अगर किसी से कोई एडवांस मनी प्राप्त की थी, वो फॉरफिट कर ली, दबा ली, तो वो जिस वर्ष में प्राप्त हुई, इस वर्ष की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा। तो पिछले 10 साल से तो यही नियम चल रहा है, तो इसका आंसर अब ए हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन दैट ईयर इट इज़ प्रॉफिटेड। जिस वर्ष में से जब्त किया जाता है, उस वर्ष में से अन्य स्रोत की आय माना जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद वापस मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। स्क्रूटनी असेसमेंट। स्क्रूटनी असेसमेंट होता है धारा 143(3) के चलते, तो इसका स्क्रूटनी असेसमेंट के सामने 143(3) मैच होगा। ये आपका पहला जाके बी के साथ मैच हुआ। आप जो ITR भरते हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग ITR भरते हैं, तो IT डिपार्टमेंट क्या करता है, रैंडमली कुछ ITRs को उठा लेता है और उनकी डिटेल्ड चेकिंग करता है। यानी वो देखता है कि इसमें इस ITR में इन्होंने जो इनकम दिखाई है, जो क्लेम्स लिए हैं, वो सही है या नहीं है। तो जिसका भी ITR स्क्रूटनी में आ जाता है, मतलब उसकी बहुत गहराई से जांच होती है। फॉल्स पाया गया तो फिर जांच बढ़ती चली जाएगी। तो और कई लोगों को निकल जाते हैं कि आपने भरे, उनकी नज़र में नहीं आया, पास हो गया, जो आपने बताया वो सही है, लेकिन कभी ना कभी तो लपेट में आ ही जाते हैं। तो स्क्रूटनी असेसमेंट धारा 143(3) के अंतर्गत होता है। ICDS इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, ICDS, ये आपको याद रखना है। संख्या में 10 है, अभी अगले क्वेश्चन में आएगा भी। तो ICDS इनकम टैक्स की कैलकुलेशन सही हुई है या नहीं हुई है, उसके लिए बनाए गए हैं, अलग से नहीं है। जो अगर आपने अकाउंट्स पढ़ते ही हैं, हम लोग अकाउंट्स में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, उन्हीं के नियमों का सहारा लेकर ICDS X, मतलब ICDS 1, 2, 3, 4 रोमन लैंग्वेज में 10 तक बनाए गए हैं। तो जो 10वां है उसका संबंध है कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट असेट से। ठीक है सर, याद करने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल सर, अगर गलती नहीं करना चाहते, नंबर नहीं गंवाना चाहते, तो याद ही करने पड़ेंगे। इसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। इनकम टैक्स लगाया जाए, इसके लिए आपको लेखा पुस्तकें तैयार करनी होगी। तो लेखा पुस्तकें तैयार करनी होगी, ये नियम कहाँ बताया गया है? ये नियम 44AA में बताया गया है। मैं अभी बताऊंगा कि किस किस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे, बाद में किन किन को ऑडिट करानी होगी, वो एक अलग बात है। पर 44AA में बताया गया है कि आपको बुक्स मेंटेन करने होंगे। अच्छा, रेट ऑफ TDS क्या होगी विनिंग फ्रॉम लॉटरी फॉर नॉन रेजिडेंट? तो हमें पता है कि लॉटरी पे 30% TDS होता है, पर अगर नॉन रेजिडेंट का मामला है तो हम 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ेंगे, तो इस रेट को 30 की जगह 31.2% कर देंगे। मैं आपको बताने ही लग रहा हूँ कि अगर अनिवासी का TDS काटा जाता है, तो वो बेसिक रेट जो है उसके अंदर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ते हुए काटा जाता है। ठीक है, तो आपकी ये रेट 30% प्लस दिस हो जाएगा। तो ये आपका चौथा आपका जाके सी के साथ मैच हो गया। इसके अलावा क्या कहता है, राउंडिंग ऑफ टैक्स। थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था राउंडिंग ऑफ इनकम का राउंड ऑफ का नियम है 288A, और टैक्स के राउंड ऑफ का नियम है 288B। तो ये आपका 5वां जो है जाके ए के साथ मैच हो जाएगा। नीचे ऑप्शंस मिलेंगे, अभी तो मैं सीधे आंसर बताता हूँ। पहला बी के साथ मैच हुआ था, हाँ। दूसरा डी के साथ मैच हुआ था, तीसरा हमने लिखा नहीं था। तीसरे में बुक्स मेंटेन, तीसरा ई के साथ मैच हुआ था, चौथा सी के साथ और 5वां ए के साथ। थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें सुन लीजिए। देखिए धारा 44AA, पहली बात तो किस बारे में है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। जो व्यक्ति कुछ खास तरह के प्रोफेशंस में लगे हुए हैं, उन्हें तो बुक्स रखने ही रखने हैं, और जो लोग कुछ खास तरह के व्यवसाय नहीं करते हैं तो उनको फिर 2 लोगों में बांटा गया है। अगर वो इंडिविजुअल हैं और उनकी आय 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, या उनका टर्नओवर 25 लाख से ज़्यादा है, तो उनको बुक्स मेंटेन करने होंगे। और अगर जिनकी बात चल रही है वो इंडिविजुअल या HUF नहीं है,
तो अगर उनका प्रॉफिट 1,20,000 से ज़्यादा है और उनका टर्नओवर अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। तो ये चार्ट आप अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है ICDS 1, ठीक है। ये है अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड, है ना। सेकंड रिलेटेड है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड, यहाँ तक सिमेट्री भी है। जैसे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 भी इसी बारे में होता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, और AS2 होता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, है ना। एक और बात बता दूं, आजकल जो चल रहे हैं वो इंड AS चल रहे हैं, लेकिन ये जब इसका संबंध मतलब AS से था, ठीक है। ICDS 3 इज अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ अकाउंट्स, चौथा रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन, पांचवा टेंजिबल फिक्स एसेट, छठा रिलेटेड द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, सातवां रिलेटेड टू गवर्नमेंट ग्रांट, आठवां रिलेटेड टू सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट, नौवां रिलेटेड टू बोरोइंग कॉस्ट, और 10वां रिलेटेड टू प्रोविजन कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट्स, ठीक है। और इनके संबंधित AS के नंबर भी आगे दे रखे हैं, तो ये आप याद कर लीजिएगा। इससे आपके AS भी तैयार हो जाएंगे, ICDS भी तैयार हो जाएंगे। पहले दोनों तो याद करना आसान है क्योंकि इनकी नंबरिंग सेम है, फिर मुश्किल है क्योंकि इसका 3 नंबर है तो इसका 7 नंबर है, तो यहाँ से फिर दिक्कत है। तो फिर ये तो सीक्वेंस में है, ये ऊपर नीचे हो रखे हैं, पर फिर भी है कि बढ़ते हुए सीक्वेंस में है। ये फिर भी याद रखने जैसा है कि जैसे अब यहाँ पे ये देखो, ये 9, 10, 11, 12, 13, तो ये भी ठीक है, ये वाले भी अलाइनमेंट में है ना। यहाँ से यहाँ तक देखो 9, 10, 11, 12, 13 है ना, ये भी लगातार अलाइनमेंट पे है, तो ये भी याद हो सकते हैं, ठीक है। तो एक ये वाला याद करने के बाद वापस 9 से गिनती याद कर लेना, वो तो खैर आपको याद करना है तो आप करेंगे ही करेंगे। द नंबर ऑफ इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स ICDS, है ना। तो इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे इसको दिखाया जाए, इसके बारे में क्या 32 स्टैंडर्ड्स हैं, 24 स्टैंडर्ड्स हैं, 10 हैं, या नन ऑफ द अबव है। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वैसे ज़्यादा हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 हैं, लेकिन ICDS जो नोटिफाई किए गए हैं वो 10 ही हैं, तो आपको 10 याद रखना है, ठीक है। 32, 24, 10, तो आपको 10 याद करना है, ठीक है। चलिए अब तक जारी, हिंदी में क्या बोलेंगे, आय गणना और प्रकटीकरण मानक, इनकी संख्या 10 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एज पर सेक्शन 207 डैश डैश नॉट हैविंग एनी इनकम फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन इज नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स देना पड़ता है अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 है या 10,000 से ज़्यादा है, तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ता है। इसमें रिलैक्सेशन किसको दिया गया है, केवल जो रेजिडेंट सीनियर सिटीज़न हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन ये कंडीशनल रिलैक्सेशन है। उन बूढ़े व्यक्तियों को रिलैक्सेशन दिया गया है जिनकी इनकम PGBP से ना हो। तो नियम क्या बना, जिन बूढ़े व्यक्तियों की, बूढ़े मतलब वरिष्ठ नागरिक, जिन वरिष्ठ नागरिकों की बिजनेस से इनकम नहीं होती है उन्हें एडवांस टैक्स चुकाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि जो सीनियर सिटीजन्स बिजनेस से इनकम कमा रहे हैं उनको भी फिर एडवांस टैक्स देना होगा। ताज़ा मामले में इसने कहा था कि अगर बिजनेस से इनकम नहीं है तो फिर किसको एडवांस टैक्स में रिलैक्सेशन दी गई है, तो ऐसी रिलैक्सेशन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन्स को दी गई है। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस फॉल्स अंडर द हेड, घुड़दौड़ में जीत से हुई आय किस शीर्षक के नीचे आती है। तो अगर आपने मान लीजिए हॉर्स रेस में दांव लगाया, आप जीत गए, तो वो इनकम तो है ही है, तो इनकम मानी जाएगी कैपिटल गेन, नहीं ये वो कैपिटल गेन नहीं है। वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, बिल्कुल है। वो इनकम स्पेकुलेशन इनकम है, नहीं। लगता है कि अपन ने सट्टा लगाया, दांव लगाया, पर ये सट्टेबाजी वाली इनकम नहीं है, ये बिजनेस इनकम भी नहीं है। तो अगर आपने किसी घोड़े पे दांव लगाया, जीत गए, तो वो इनकम कैजुअल इनकम मानी जाएगी, आकस्मिक आय मानी जाएगी। बाकायदा 30% TDS कटेगा, अगर 10,000 से ज़्यादा जीते हो तो वो इनकम अदर सोर्स में लिखी जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन कहता है प्रकाश ने 5 लाख रुपए का लोन HDFC बैंक से लिया, उसकी किराए की आय 50,000 रुपये है, उसमें से 25,000 रुपये सीधे बैंक में ऋण किश्त के रूप में जाते हैं, कर उपचार क्या होगा। बहुत ही अच्छा समझने लायक क्वेश्चन है। देखिए प्रकाश है, उसने बैंक से लोन लिया, ठीक है, बैंक से लोन लिया, उससे उसने एक प्रॉपर्टी बनवाई, प्रॉपर्टी उसने किराए पे चढ़ा दी और उससे 50,000 रुपये की रेंट की इनकम आ रही है। अब हो ये रहा है कि रेंट की इनकम आ रही है, उसमें से 25,000 रुपये वो बैंक की किश्त दे देता है,
तो उसका ये मानना है कि चूंकि 25,000 तो मैं किस्त दे देता हूँ, तो बाकी 25,000 रुपये ही मेरी इनकम मानी जाएगी। यानी जब मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम लिखी जाएगी तो 25,000 लिखी जाएगी। आपको क्या लगता है, सही है गलत है? ये गलत है। उसकी इनकम 50,000 रुपये मानी जाएगी। तो ये जो 25,000 रुपये हो रहा है वो क्या है? वो है आय का उपयोग। ये जो 25,000 रुपया वो बैंक को दे रहा है, इसे अपन कहते हैं आय का उपयोग। दो कॉन्सेप्ट है, एक है आय का उपयोग जिसकी बारे में बात चल रही है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, और एक है आय का मोड, आय का मोड डाइवर्जन ऑफ इनकम। मैं आपको और सिंपल 2 मिनट समझाता हूँ। सपोज़ कीजिए कि मुझे 60,000 रुपये सैलरी मिलती है। 60,000 रुपये सैलरी मिलती है, उसमें मैं घर की किस्त भी देता हूँ, घर के सामान भी लाता हूँ। इन सब के बाद मेरे पास मात्र 10,000 रुपये महीना बचता है। तो मेरी इनकम क्या 10,000 रुपये महीना मानी जाएगी या 60,000 मानी जाएगी? गवर्नमेंट मुझसे टैक्स 60,000 पे लेगी या 10,000 पे लेगी? तो गवर्नमेंट मुझसे 60,000 पे टैक्स लेगी। ये जो 50,000 मैं कर रहा हूँ ना, उसे बोलते हैं आय का उपयोग। तो आय के उपयोग की दशा में जो आप कमाते हैं उसे आपकी आय मानी जाती है। अब मैं दूसरा सीन बता रहा हूँ। सपोज़ कीजिए कि ना मैं हूँ और मेरा एक पार्टनर है, हम दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट है। हम दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट है कि जब भी हमारा कोर्स बिकेगा, आधा उसका होगा आधा मेरा होगा। तो सपोज़ कीजिए एक 200 रुपये का कोर्स है जो सेल होता है, तो 100 उसका होगा 100 मेरा होगा। तो इस केस में 100 रुपये ही मेरी आय माना जाएगा, 100 रुपये उसकी आय माना जाएगा। अभी भी देखो 200 में से 100 इधर उधर हो गए, लेकिन ये आय का उपयोग नहीं है, ये आय कट गई। आय का मोड है, डाइवर्जन है। तो डाइवर्जन ऑफ इनकम की दशा में जो आपको मिलती है, जो आपका बचती है, वही आपकी आय मानी जाती है। लेकिन आय के उपयोग की दशा में जो आपने पहले ग्रॉस कमाई थी वो आपकी आय मानी जाती है। तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन में कहा था, कहानी तो आप पूरी सुनी गए, ये 25,000 रुपये आय का मोड है, डाइवर्जन ऑफ इनकम है, नहीं है। ये जो 25,000 है ये आय का उपयोग है, बिल्कुल सही, ये आय का उपयोग है। एक मतलब थ्योरेटिकल समझने जैसी टेक्निकल टर्म है, मुझे लगा मुझे समझाना चाहिए। ये बाद में कहानी भी लिखी हुई है, इसमें आय के उपयोग, आय के मोड के एग्जाम्पल दे रखे हैं। लेकिन वो क्या होगा ना, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि आय का उपयोग करदाता की, यहाँ यानी यहाँ तक की लाइन आ गई, आय का उपयोग करदाता की आय मानी जाती है, नहीं मानी जाती है, क्या होगा? तो आपको आय का उपयोग में करदाता की आय उसे मानी जाती है। लेकिन अगर आय का मोड है तो करदाता की आय नहीं मानी जाती। तो आपको याद करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं। ओके, हिंदी में देखते हैं। ओके, भारत सरकार द्वारा भारत के बाहर की गई सेवा के लिए भारत के अनिवासी नागरिक को भारत के बाहर दिए गए भत्ते व अनुलाभ की कर देयता। पूरा समझना। ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है मनीष, ठीक है। ये मनीष नेपाल में काम करता है। ये मनीष पहली बात तो भारत का नागरिक है। आपको ये पता अच्छे से लगता है, नागरिक होना अलग बात होता है, निवासी होना अलग बात है। निवासी होने के लिए आपको भारत में रहना पड़ता है। अगर आप भारत में पैदा हो गए तो आप भारत के नागरिक हो। जैसे मनीष भारत में पैदा हुआ तो भारत का नागरिक है, लेकिन पिछले 2 साल से वो नेपाल में एम्बेसी में सेवाएं दे रहा है, मान लीजिए, है ना, नेपाल एम्बेसी में सेवाएं दे रहा है। तो अब क्या हो रही है, भारत की जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो नेपाल में जो सेवाएं दे रहा है उसके लिए अगर उसे कोई भत्ते देती है और अगर उसे कोई परक्विजिट्स देती है, देखो मैं यहाँ सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, दो आपको पता है, एक सैलरी होती है, अलाउंसेस होते हैं, परक्विजिट्स होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जो वहाँ पे अलाउंसेस और परक्विजिट्स मिलेंगे वो एग्जेम्प्ट हैं, ऐसे एग्जेम्प्ट हैं। तो पूरी कहीं बात क्या है, अगर कोई भारत का नागरिक है, अगर वो अनिवासी भी है, अगर वो अनिवासी है, या मेन बात निवासी अनिवासी फ़र्क नहीं पड़ता, अगर भारत का नागरिक है, अगर भारत सरकार उसको भत्ते और सुविधाएं देती हैं तो उनका मूल्य 0 माना जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को हालांकि जो वेतन मिलता है दैट इज़ अक्रूड इन इंडिया माना जाता है, उसे भारत में उपार्जन समझा जाता है। लेकिन वेतन का यहाँ क्वेश्चन ही नहीं था, दे इज़ आस्किंग अबाउट अलाउंसेज एंड परक्विजिट्स का टैक्सेबिलिटी बताओ। तो दीज विल बी एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(7), धारा 10(7) के तहत कर मुक्त है। मैं आपको धारा 10(7) भी पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ लिखा है धारा 10(7), टैक्स exemption on allowances and perquisites paid by the government of India under section 10(7) of the Income Tax Act 1961. An employee can claim tax exemption on all the allowances and perquisites paid by the government of India furnishing its services outside India. These benefits are eligible for Indian citizens working as a government employee. इनके लिए कर मुक्ति है, ठीक है।
चलिए, इफ़ पार्टनरशिप फर्म अर्न्स एग्रीकल्चर इनकम, देखिए अगर कोई इंडिविजुअल एग्रीकल्चर इनकम कमाता है या एच अगर एग्रीकल्चर इनकम कमाता है तो एक ख़ास तरह से उसका टैक्स एडजस्टमेंट होता है। हम वहाँ पे देखते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है क्या, और जिस इंडिविजुअल में हम जोड़ रहे हैं उसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है क्या। अगर ऐसा है तो हम एग्रीकल्चर इनकम को एक ख़ास तरह से जोड़ते हैं। लेकिन फर्म के मामले में सिंपल समझ लो, इंडिविजुअल या एच के मामले के अलावा बाकी जो भी लोग हैं, फर्म है, कंपनी है, उन सब के लिए एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होगी। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर लगा रहा हूँ कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म खेती से इनकम कमाती है तो वो इनकम फर्म के लिए भी एग्जेम्प्ट होगी और वो इनकम पार्टनर्स के लिए भी एग्जेम्प्ट होगी। दोनों के हाथों में वो एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, आप ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा। मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगा, क्वेश्चन में लंबा हो जाएगा, समय लग जाता है। आप स्क्रीन पॉज कर लिया करो, पहले ही पढ़ लिया करो, देन फिर मैं जो बताऊं उन कहानियों को सुना करो। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेज आर फुल्ली टैक्सेबल, अब आप खुद पहचानिए, खुद ही आंसर लगाइए। क्या वार्डन अलाउंस टैक्सेबल है? हाँ, टी फॉर टैक्सेबल। भत्ते 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं टैक्सेबल, एक होते हैं एग्जेम्प्ट, एक होते हैं पार्टली एग्जेम्प्ट। तो वार्डन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। अगर आपको सर्वेंट अलाउंस मिलता है यानी नौकर रखने के लिए भत्ता मिलता है तो वो भी टैक्सेबल है। अगर आप डॉक्टर हैं और आपको नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस मिलता है तो वो भी टैक्सेबल है। मतलब इसमें डॉक्टर ये कहता है कि मैं घर पे क्लिनिक पे लोगों को नहीं देखूंगा, मैं डेडिकेटेडली केवल हॉस्पिटल में ही या मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ बस वहीं देखूंगा, घर पे प्राइवेट नहीं देखूंगा, यानी मैं घर पे प्रैक्टिस नहीं करूँगा, तो उनको नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस मिलता है। ये सारे के सारे भत्ते फुल्ली टैक्सेबल हैं। आपको एक मैं लंबी सी लिस्ट बता देता हूँ, आप याद रखिएगा। डियरनेस अलाउंस जिसको डीए बोलते हैं, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस जिसको सीसीए बोलते हैं, ये पूरी तरह से टैक्सेबल हैं। कैपिटल कंपनसेंट्री अलाउंस, लंच अलाउंस, टिफिन अलाउंस, मैरिज अलाउंस, फैमिली अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, वार्डनशिप अलाउंस, नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वाटर इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस, हॉलीडे ट्रिप अलाउंस। इतने सारे अलाउंसेज हैं जो पूरी तरह से टैक्सेबल हैं। व्हाट इट मीन्स, ये आपको मिलेंगे तो ये आपकी पूरी तनख्वाह में जुड़ेंगे। जैसे अगर आपको सर्वेंट अलाउंस मिला 7,000 रुपये महीना, ठीक है, और आपने मान लीजिए सर्वेंट के ऊपर 5,000 रुपये महीना खर्च कर दिया, तो आप क्या सोचेंगे कि 7 में से मैंने 5 तो खर्च कर दिया, बाकी 2,000 रुपये मेरी तनख्वाह में जुड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में जितनी राशि मिलती है वो पूरी की पूरी आपकी इनकम में जोड़ी जाती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी अंडर सेक्शन डैश डैश डैश। तो ये जानना चाहता है कि जो सकल वेतन होता है, सकल वेतन मतलब आपकी पूरी सैलरी जब जोड़ दी जाती है, सैलरी है, फैसिलिटीज़ है, अलाउंसेज है, वो सब जोड़ देते हैं तो आपको आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। अब ग्रॉस सैलरी के बाद आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलता है। कोई भी एम्प्लॉय हो उसकी तनख्वाह में से 50,000 रुपये माइनस हो जाते हैं। ये किस धारा के तहत होता है? 16(1) के तहत, 16(1)(a) के तहत, 16(2) के तहत या 16(3) के तहत? किस सेक्शन में होता है? तो ये होता है सेक्शन 16(1)(a) के तहत। 16(2) है एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन और 16(3) है प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन। मैं एक एक करके सबके बारे में बता देता हूँ आपको। 50,000 की कटौती मिलेगी 16(1)(a) के तहत। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको 16(2) के तहत एंटरटेनमेंट अलाउंस के संबंध में डिडक्शन मिलेगी जो 5,000 से ज़्यादा नहीं होगी। 20% ऑफ बेसिक पे या एक्चुअल अलाउंस, दोनों तीनों में से जो भी राशि कम हो। ये अपन बहुत बार बात कर चुके हैं हम। और अगर आपने प्रोफेशनल टैक्स चुकाया है, हर स्टेट में नहीं होता, लेकिन जिस स्टेट में अगर आप नौकरी करते हैं वहाँ पे आपने पेशे पे कर या रोजगार कर चुकाया है तो आपको 16(3) के तहत चुकाई गई राशि के बराबर डिडक्शन मिलेगी। तो 3 डिडक्शंस होती हैं जो सैलरी हेड में मिलती हैं। देखो, अब इसने बातों बातों में धाराएं पूछ ली, आप 50,000 याद करके लिए, इसने धारा का नंबर पूछ लिया, ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। बी रेडी फॉर ऑल। विच इनकम आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जेम्प्ट इनकम फॉर पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी को हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो, एग्जेम्प्ट है। कैपिटल गेन से इनकम हो, एग्जेम्प्ट है। अदर सोर्स की इनकम एग्जेम्प्ट है। और वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन यानी चंदे वगैरह मिले तो वो भी एग्जेम्प्ट है। लगभग इनके लिए सब एग्जेम्प्ट ही हो गया। बिजनेस ये लोग करते नहीं हैं, अगर करते होंगे तो केवल बिजनेस की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। सैलरी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी कमा ही नहीं सकती। तो आपको सिंपली याद करना है इसके नियम, इसका आंसर आप डी देख लीजिएगा। इनको जो हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन और इनकम बाय वे ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, ये सारी की सारी इनकम इनके लिए एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। इसके बाद एक और मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ गया है। धारा 288 भी आज ही क्या है, राउंडिंग ऑफ टैक्स से संबंधित है।
टैक्स का राउंड ऑफ होता है, तो आपका पहला जाके डी के साथ मैच हो गया। सेक्शन 6 रेजिडेंशियल स्टेटस, कौन रेजिडेंट है, कौन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, कौन नॉन रेजिडेंट है, इसका जो तय होना है वो धारा 6 के तहत किया जाता है। आपका 2 जाके ए के साथ मैच हो जाएगा। सेक्शन 10 इज़ अबाउट एग्जेम्प्टेड इनकम, कौन कौन से इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, तो वो धारा 10 में बताया गया है। सेक्शन 45 का संबंध है कैपिटल गेन से, कि कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा, ट्रांसफ़र किसे माना जाएगा, ये उसकी चार्जिंग सेक्शन है। आपका 4 जाके बी के साथ मैच हो जाएगा। और सेक्शन 32 है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, कि ब्लॉक कॉन्सेप्ट होगा, WDV मेथड होगा, डेप्रिसिएशन कैसे लगाया जाएगा, इसके बारे में सेक्शन 32 है। तो आपका पाँचवा जाके सी के साथ मैच हो जाएगा। तो आप देखिए, पहला डी के साथ, दूसरा ए के साथ, तीसरा ई के साथ, चौथा बी के साथ, पांचवा सी के साथ। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, अब बाकी वाले देखने की ज़रूरत नहीं है, तो ए इसका आंसर हो गया सिंपली। बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ग्रॉस टोटल इनकम इज अराइव्ड आफ्टर, GTI कब आती है, पांचों हेड की इनकम को जोड़कर। तो जनरली दिमाग में आता है हाँ ये सही आंसर है। बी ऑप्शन में लिखा है हानि को छोड़कर बाकी इनकमों को जोड़कर। तीसरे में लिखा है सारे पांचों हेड को जोड़कर क्लबिंग को करके और सेट ऑफ को करने के बाद। या लास्ट में लिखा है कि ये सब करने के बाद और ATC से लेके ATU तक की डिडक्शन देने के बाद। तो GTI कब आती है, तो जिन्होंने खूब प्रैक्टिस कर रखी होती है उनको पता होता है कि हमारा पहला हेड होता है सैलरी, दूसरा हेड होता है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड आपका PGBP, ठीक है, उसके बाद आपका कैपिटल गेन, और पांचवा आपका अदर सोर्स। जब आप इन पांचों की टोटल कर लेते हैं, आपको जो भी सेट ऑफ करने हैं, अगर किसी में नुकसान है उसको जो भी आपको सेट ऑफ करने हैं, जो भी कैरी फॉरवर्ड है वो आप कर लेते हैं। जो भी आपको क्लबिंग करनी है, क्लबिंग का मतलब किसी और की इनकम को अगर आपको जोड़ना है, माइनर की, जीवन साथी की, जिसको भी आपको क्लबिंग करना है, वो सबको करने के बाद आपका GTI आता है। तो आपका आंसर सी रहेगा, ठीक है। अगर आप GTI में से डिडक्शन दे देंगे, तो डिडक्शन के बाद जो इनकम आएगी उसे तो अपन TI बोलते हैं। तो अगर ये पूछता TI कब आती है, तो TI का आंसर ये होता, ठीक है। लेकिन इसने पूछा GTI कब आती है, तो GTI कब आती है, मैं फिर दोहराता हूँ, पांचों हेडों को जोड़ने के बाद, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कर लेने के बाद, और जो क्लबिंग होती है ना, आय को मिलाना जो होता है, क्लबिंग कर लेने के बाद जो इनकम आती है उसे GTI कहते हैं। तो इसका आंसर सी रहेगा। अब इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, मिस्टर तारक मेहता, अ सैलरीड इंडिविजुअल पेज रेंट ऑफ 51,000 पर मंथ टू मिस्टर जेठालाल फ्रॉम जुलाई 2023, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, हिंदी में सुन लेते हैं क्वेश्चन को। मिस्टर तारक मेहता जो कि एक वेतनभोगी व्यक्ति हैं, जुलाई से लगाकर श्री जेठालाल को हर महीने 51,000 का किराया देते हैं, तो कौन सा कथन सत्य है। तो मैं आपसे सिंपल पूछता हूँ कि क्या तारक मेहता जिसने जो इतना भारी भरकम किराया दे रहा है, क्या वो जेठालाल को जो किराया दे रहा है उस पर TDS काटेगा। क्योंकि जनरली मैंने आपको ये कहा कि जो कंपनी होती हैं, फर्म होती हैं, या जो व्यक्ति ऑडिटेड होते हैं, ये लोग TDS काटते हैं। कब TDS काटते हैं, जब किराए की रकम 2,40,000 रुपये से ज़्यादा होता है तो TDS काटते हैं। लेकिन एक धारा और जोड़ी गई थी कि अगर कोई व्यक्ति नॉन ऑडिटेड है, लेकिन अगर वो जो किराया देता है वो 50,000 रुपये महीने से ज़्यादा है, तो वो व्यक्ति भी TDS काटेगा। तो ताज़ा मामले में चूंकि तारक मेहता, हालांकि वो एक सैलरी वाले बंदे हैं, हालांकि उनके खातों की ऑडिट नहीं होती, लेकिन चूंकि वो 50,000 महीने से ज़्यादा किराया चुका रहे हैं, तो बिल्कुल वो TDS काटेंगे और 5% TDS काटेंगे। तो मैं आपको ये बताने लग रहा हूँ, इनका तो कहना है ए में तो कह रहे हैं कि नहीं उनकी तो टैक्स ऑडिट होती ही नहीं है, तो वो तो TDS नहीं काटेंगे। बी में लिखा है काटेंगे 10%, सी में लिखा है काटेंगे 5%, तो बिल्कुल ये सी सही है। चौथे में लिखा है काटेंगे और 2%, नहीं, किराए की रकम चूंकि 50,000 से ज़्यादा है, इसलिए नॉन ऑडिटेड व्यक्ति भी TDS काटेगा और 5% के रेट से काटेगा। और इसके बारे में 194I नियम, आज का जो पहला क्वेश्चन था दैट इज़ रिलेटेड टू 194I, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू 194IB। ऐसे व्यक्ति रेंट का 5% TDS के तौर पर काटेंगे अगर उनके द्वारा किराया जो चुकाया जा रहा है वो 50,000 महीने से ज़्यादा है। तो होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ पूछना है, बताना है तो कमेंट कीजिए।
फ्री पीडीएफ के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं या हमारे ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बाय।